दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया। मित्रों, यह कहानी 1959 में प्रकाशित ठुमरी कहानी संग्रह की पहली कहानी है। यह कहानी पहली बार 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती के संपादन में इलाहाबाद से निकलने वाली निकष पत्रिका में छपी थी। मित्रों, ठुमरी संग्रह में कुल 9 कहानियां हैं। इनमें से ठुमरी शीर्षक से एक भी कहानी नहीं है। इसके बावजूद कहानियों की प्रवृत्ति के आधार पर रेणु ने कथा संग्रह का नाम ठुमरी रखा। ठुमरी अर्थशास्त्रीय गायन की एक शैली है जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रंजकता और भावाभिव्यक्ति श्रृंगारस प्रधान इस राग का मूल मंत्र है। मित्रों, अपने प्रथम कहानी संग्रह को ठुमरी नाम दिए जाने के पीछे रेणु का उद्देश्य स्पष्ट है। जिस दौर में रसप्रिया कहानी लिखी गई वह नई कहानी के उभार का दौर था। उसी दौर में रांगे राघव की गदल और रेणु की रसप्रिया कहानी आई थी। रसप्रिया कहानी ने रेणु को एकाएक चर्चा के केंद्र में ला दिया था। औपन्यासिक वितान में रची गई आकार में छोटी सी रसप्रिया कहानी को एक महाकाव्यात्मक आख्यान कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मित्रों, कहानी का आरंभ मृदंगिया, पंचकोड़ी और मोहना की मुलाकात से होता है। बूढ़े पंचकोड़िया मृदंगिया का चरवाहे बालक मोहना की अपूर्व सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना ही वह बिंदु है जिससे इस कहानी का आरंभ होता है। मोहना पंचकोड़ी मृदंगिया से यह पूछकर कि क्या उसकी उंगली रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है, मानो उसकी दुखती रग को छेड़ता है। बूढ़े मृदंगिया के साथ साथ हम सब यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि मोहना से यह बात किसने कही। मोहना कौन है? पंचकौड़ी कौन है? वह व्यक्ति कौन है जिसने मोहना के मृदंगिया की उंगली टेढ़ी होने की बात कही है? उंगली टेढ़ी होने का असली रहस्य क्या है? ये सारे प्रश्न पाठक के मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न करते हैं। कथा में इन सभी प्रश्नों के समाधान या इससे जुड़े हुए कुछ संकेत मौजूद हैं, किंतु लेखक का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करना नहीं है। आइए मित्रों, चलते हैं रेणु जी की कहानी रसप्रिया की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छोड़ा को देखते ही पचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। मित्रों, रेणु जी कहते हैं कि जिस प्रकार धूल में पड़े हुए कीमती पत्थर को देखकर किसी जौहरी की आंखों में नई चमक आ जाती है, उसी प्रकार चरवाहा मोहना को देखते ही पचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहन की सुंदरता मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गई। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हो गई है ना? हैं? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ? नहीं? तुमने कैसे? तुमने कहां सुना बे? बेटा कहते कहते रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुढ़े को घेर कर, मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा, इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। बच्चे खुश हो गए थे। एक 2-2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, तो ठीक है ना बाप जी? बच्चे ठठाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अत पगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ ही है। कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है वह। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिसर के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थिथरई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, यह जीना भी कोई जीना है।
निर्लज्जता है और थेथरई की भी सीमा होती है। मित्रों, थेथरई का अर्थ होता है निर्लज्जता पूर्वक किया जाने वाला दुराग्रह। अपने दोषों, भूलों आदि पर ध्यान न देकर निर्लज्जता पूर्वक सबके सामने सिर उठाकर उद्दंडता पूर्वक की जाने वाली बात। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव-गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धातिंग धातिंग भी बड़ी मुश्किल से बजाता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भांति से जैसी आवाज निकलती है वैसी ही आवाज सोए सोए। मित्रों, भाथी अर्थात धौंकनी। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी, ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापतिया मंडली की बुलाहट होती थी, बुलावा दिया जाता था। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार। पंचकौड़ी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफी यश कमाया है। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा, सुनाऊंगा। पहले बताओ किसने? हे मोहना, बैल भागे, एक चरवाहा चिल्लाया। रे मोहना, पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा करमू। अरे बाप! मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैल को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है बार बार। खट मिठाल पाट। मित्रों, पाट अर्थात पटसन। पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूं, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया, विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोंगीदार झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोथी की। विद्यापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिया बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे हरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। मित्रों, कहानी में रेणु ग्रामीण समाज से ओझल होती लोक संस्कृति की परंपरा का चित्रण करते हैं। मृदंगिया के माध्यम से चिंता व्यक्त करते हुए रेणु कहते हैं कि जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिलों में हुलास बाकी था। मित्रों, इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक संस्कृति की मिटती हुई परंपरा के साथ रेणु का समाज बोध कितना गहरा है। जिस ग्रामीण समाज में लोक संस्कृति का अपना एक अलग ही महत्व था, आज वह लोक संस्कृति और लोकगीत ग्रामीण समाज से धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं। रेणु जी कहानी में कोयल का कूकना और जेठ की दोपहरी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का चित्रण भी करते हैं। हाँ रे, हल जोते हलवाहा भैया रे, खुरपी रे चलावे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा है रुसली। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में, उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी भरी। टी टिहिक, मृदंगिया ने गाली दी। शैतान! उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार
वह बेकार देखने की चेष्टा करता है, सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा। आम है, मूढ़ी है, उसे भूख लगी। मोहना के सूखे मुख की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं, सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर। जदा जदा ही धर्मस्य। मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विदापत वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटवा के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूल गैन नटवा की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना? छोटी चंपा जैसी सूरत है। पचकौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पचकौड़ी मूलगैन भी था और मृदंगिया भी। मित्रों, मूलगैन अर्थात मुख्य गायक। पचकौड़ी मूलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटकाकर बजाते हुए वह गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भांवरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेट कर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे, जाचक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है। इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसपिरिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहना न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है। धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोजनानों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी, चानमार, पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ, गर्म पानी। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे, तिल्ली बढ़ गई है, दवा। आगे कहने की जरूरत नहीं। मृदंगिया जानता है मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते? माँ भी कहती है, हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पतले पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ, एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान। आओ, खा लो बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे? मां के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो मां से कह देंगे, भीख का अन्न। नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है। उसकी आंखें फिर से जल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा, अपना पराया। अब तो सब अपने, सब पराए। मोहना, कोई देख लेगा तो क्या होगा? मां से कह देगा, तुम भीख मांगते हो ना?
कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ए साला, मारेंगे वह तमाचा की? गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ, पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिंकारी भरी, टी टी टी। मोहना, मृदंगिया की आवाज गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूं? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूं। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा। तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी है। टी टी ही टिटिक। मोहना डर गया। एक डग, दो डग, दे दौड़, वह भागा। एक बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय? हैं? कौन है ये लड़का? कौन है ये मोहना? रंपतिया भी कहती थी डायन ने बाण मार दिया है। मोहना, मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला? अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है ये मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर कांपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहां जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिसर के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर्र से उठ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद हैं। सोनमा ने तो गाली ही दी थी। गुरुगिरी कहता है, चोट्टा। रंपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूट कर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रंपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रंपतिया। जिस दिन वह पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रंपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रंपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा, किछु ना ही माने बाधा। मृदंगिया मूलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग थमा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रंपतिया के चुमोना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। मित्रों, चुमोना एक आंचलिक शब्द है। यह प्रथा देश के कोने कोने में अलग अलग नामों से प्रचलित है। इस प्रथा को कहीं चूड़ी पहनाना, कहीं चुनरी ओढ़ाना जैसे नामों से जाना जाता है। पिछड़ी जातियों में चुमोना जैसी प्रगतिशील प्रथा पहले से ही प्रचलित थी, जिसे राजा राम मोहन राय और विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रभाव में आकर कालांतर में अगड़ी जातियों ने भी अपनाया। मित्रों, चुमोना विधवा विवाह का एक रूप है। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रंपतिया के चुमोना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रंपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया, पढ़ाया और कमाने खाने लगा। लेकिन वह मूल गैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रंपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रंपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को। चीख उठी थी रंपतिया, पांचू, चुप रहो। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह परबेस का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परबेस के बाद उसने नटुआ को झिटकी दी।
ए साला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दाहिने पूरे पर लावा फर ही फूटने लगे और तल कटते कटते उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटका कर भीख मांग रहा है। धातिंग धातिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन 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 मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी। हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रंपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टी टी हिक। ए साला, उसने चील को गाली दी। तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल ली, अर्थात चूना तंबाकू में मिलाकर रगड़कर उसे मुंह में डाल लिया और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धिरनागी 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 धिनता। पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका। बीच में ही ताल टूट गया। अकी हे हा हा हा। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन, नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहां भी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागिनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है? कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक? झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा, मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! नवी वह नैनक नीर, आहो पलली बहे ताही तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उससे एकटक निहार रही थी और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थीं। 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रहकर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता। फाय फाय साए साए, धिरनागी धिनता, दुहरसमय तनु गुने नहीं और, लागल दुहक न भांगे जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां। उफ! मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल! किससे सीखे? कहां सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहां? माँ तो रोज गाती है। रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फांक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है। और तुम नौकरी करते हो? किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ।
नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया, उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है कमलपुर। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं? कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ। और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताला बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बोल न आंख में लोर। मंडली में ठटरी ढोता था, बिना पैसे का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोट? क्या है लोट? हाँ, नोट है। कितने रुपए वाला है? 5 टकिया? 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहां से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया हैं। हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसा कर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना। खटमिठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके होठों की कालिख और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ बांध ले, मां से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है। मैं महाभिकारी 10 जुआरी हूं, जाचक, फकीर। दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी हैं। रे मोहना, रे हे, बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना, रे हे। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो, मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन, ससुरार जइबे हो रामा, कि आहो रामा, नेहरा में अंगिया लगाया बरे की। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहां अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की मां खड़ी है। पचकौड़ी मृदंगिया हैं? वह आया है? आया है वह? उसकी मां ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसपिरिया गाया है। कहता था, इतना शुद्ध रसपिरिया कौन गा सकता है आजकल? उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। मां ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी। बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो। वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेलमेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल, उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो, गुनी आदमी के साथ रसपिरिया? चौप, रसपिरिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुंकारती आएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश, तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धातिंग धातिंग।
मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी, ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है, धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग धातिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता था बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ बोल ना सकी। कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं तो 10 दुआरी हूं। झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। मित्रों, कहानी के 3 पात्र हैं। दाएं हाथ की टेढ़ी उंगली के चलते ठीक से मृदंग न बजा पाने वाला दीनहीन पंचकौड़ी मृदंगिया, प्रकट रूप में छाया मात्र दिखने वाली पर भाव रूप में उपस्थित सबसे सशक्त रमपतिया, और सांस्कृतिक उपेक्षा के दौर में बिना किसी गुरु से सीखे एकदम शुद्ध रसप्रिया गाने वाला चरवाहा लड़का मोहना। यूं तो रमपतिया और मोहना माँ बेटे हैं, पर जेठ की दोपहरी में पहली बार मिलने पर भी मृदंगिया मोहना के लिए अपरिचित नहीं है। वह उसके बारे में सालों पुरानी अंतरंग बातें जानता है। पहचान बस उसकी टेढ़ी उंगलियां और गले में लटका मृदंग है। 8 सालों तक रमपतिया के पिता से पचकौड़ी ने तालीम ली, अपनी जाति छुपाकर प्रेम किया, और जब गुरु ने अपनी बेटी से उसकी शादी करनी चाहिए तो उसने सच बोलना मुनासिब समझा और वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद दोनों वंचना और अभाव का अनिश्चित जीवन जीते रहे। सालों बाद एक बार गुलाब बाग मेले में मिली भी तो उलाहना और लांछनों के बीच। इसी मेले में पंचकौड़ी की उंगलियां टेढ़ी हो गई और रमपतिया की लाख दुआओं के बाद भी ठीक नहीं हुई। कोसी की बाढ़ में सब कुछ गंवा देने के बाद जमींदारों के घर का बर्तन बासन करते हुए रमपतिया की कोख से मोहना का जन्म होता है। उधर पंचकौड़ी एक युग से गले में मृदंग लटकाकर भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है। फिर एक दिन इन तीनों को अप्रत्याशित रूप में अचानक मिलने वाला कारक भी रसप्रिया ही बनता है, जो मोहना के माध्यम से पंचकौड़ी मृदंगिया और रमपतिया के सुप्त प्रेम को सजल सप्राण कर देता है। गुनी आदमी के साथ रसप्रिया गाकर मोहना जहां अत्यंत प्रसन्न है, वहीं मृदंगिया उस पर अपना सारा लाड निछावर करता है। उसको लगता है कि टेढ़ी उंगलियां अब सीधी होने लगी हैं। मित्रों, पचकौड़ी मृदंगिया मिथिला के साहित्य, लोकराग और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने वाला एक बूढ़ा कलाकार है। विदापत नाच में मृदंग बजाने नाचने वाला जुनूनी है। छोटी जातियों के लड़की मुहा नटुआ का अनुसंधान करने वाला, नटुआ अर्थात नाचने वाला, और नए भर्ती होने वाले इन लड़कों को हफ्ते भर में विदापत नाच सिखला देने वाला गुणी प्रशिक्षक गुरु है। बिना जैविक बाप बने दर्जनों सुकुमार बालकों का सेवक और वैद्य है। खुद की भाषा में महाभिकारी 10 दुआरी याचक फकीर है। रमपतिया की नजर में बेईमान, गुरुद्रोही, झूठा है, परंतु उसमें इतनी गहरी नैतिकता भी है कि अपनी जाति के बारे में झूठ बोलकर रमपतिया का प्रेम हासिल कर लेना स्वीकार नहीं है। लोक संगीत और विद्यापति के पदों पर आधारित नाच की इतनी बारीकियां इस कहानी में लेखक बताते हैं कि अचरज होता है। मृदंग पर जमनिका देकर वह परबेस का ताल बजाने लगा। नटवा ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। इसी प्रकार 10-12 साल के मोहना के आधे काले आधे लाल होंठ देखकर उसे फौरन मालूम हो जाता है कि उसके पेट में तिल्ली है। फिर किसी कुशल वैद्य की तरह हल्दी की बुकनी के साथ गर्म पानी लेने और खट्टे मीठे से परहेज करने का नुस्खा वह बता देता है। मित्रों, कहानी में नमक सुलेमानी, चानमार पाचन, कुनैन की गोली, हल्दी की बुकनी, पीपल, काली मिर्च, अदरक को घी में भूनकर शहद के साथ मिलाकर बनाई औषधि की चर्चा भी की गई है। मित्रों, समाज और परिवेश से रेणु जी का कितना गहरा और अंतरंग रिश्ता था, यह विभिन्न प्रसंगों में इस कहानी में देखा जा सकता है। जैसे चील की अलग अलग ढंग की बोली और मृदंग के अलग अलग स्वर। एक स्वाभिमानी कलाकार की नियति तब भी वैसी ही थी जैसी आज है।
जब मृदंगिया के स्वाभिमान को ठेस लगती है तो वह कह उठता है, किसने कहा कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। मित्रों, जीवन भर कितने भी अभाव में मृदंगिया रहा हो, उसके मन का उदात्त भाव कभी कम नहीं हुआ। क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच हालातों के हाथों मजबूर और वंचित कर दिए गए निर्धन पात्रों के माध्यम से अजय रागात्मक मूल्यों में भरोसा लौटाने के लिए यह कहानी बार बार याद की जाएगी। मित्रों, रेणु ने इन पात्रों के जीवन के विभिन्न प्रसंगों, इनके विषय में फैली अफवाहों और इनके परिवेश से संबंधित अनेक वृत्तांतों को जाहिरी तौर पर बेतरतीबी से प्रस्तुत किया है, जिससे एक मानवीय स्थिति अपने अनेक आयामों में मूर्तिमान हो जाती है। मोहना उसी रंपतिया का बेटा है जिससे पंचकौड़ी किसी कारणों से अपनी नहीं कर सका था। मोहना जैसा बेटा पाकर रंपतिया महारानी है, यह एहसास मानो उसे अपने अपराध बोध से मुक्त करता है। वह मन में निश्चय करता है कि अब वह रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाएगा। रसप्रिया का मुख्य कथा सूत्र यही है, परंतु कहानी की समग्र संरचना में इसका महत्व यत्र तत्र बिखरे लघु प्रसंगों अथवा उपाख्यानों, जैसे परमानपुर में एक ब्राह्मण के लड़के को बेटा कहने पर पचकोड़ी की मार पिटाई होना, कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ उसे 2 जून भोजन और 4 मीठी बातें नसीब होना, शोभा मिसिर के छोटे लड़के का उसे बेपानी करना, मृदंगिया का पुराने दिनों के प्रति नॉस्टैल्जिया, और यह पीड़ा कि क्या कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी, लोकगीत की कड़ी जिसमें खेतों में काम करने वाले हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछता है कि किसी ने उसकी रूठी हुई धनी को तो नहीं देखा। गुलाब बाग मेले में मृदंगिया की रंपतिया से भेंट और कमलपुर के नंदू बाबू का नाम लेकर उसका उस पर लांछन लगाना, मोहना का नंदू बाबू के यहाँ नौकरी करना और उसकी बड़ी बड़ी आंखों का नंदू बाबू की आंखों जैसी होना तथा आकाश में उड़ने वाली चील के मोटिफ आदि से अधिक नहीं है। यही प्रसंग और उपाख्यान अन्यथा भावुकतापूर्ण कथा को समाज सापेक्षता और परिणाम स्वरूप अर्थ प्रदान करते हैं। तो मित्रों, यह थी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया, जिसका रचना काल है 1955 ईस्वी और जो प्रथम बार धर्मवीर भारती के संपादन में इलाहाबाद से निकलने वाली निकष पत्रिका में 1955 ईस्वी में ही छपी थी और ठुमरी कहानी संग्रह की पहली कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।